गैंग्स ऑफ डिजिटलपुर में ऐसी ही कहानियों के बारे में बात करेंगे जो आपको चौंका देंगे। ऐसी कहानियों को समेटा है एक किताब में, डायल 100। एक युवा लड़की जिसको हाई सैलरी जॉब का ऑफर देकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये है असली कहानियां। ट्रेन हाइस्ट स्टोरी है। ट्रेन हाइस्ट। हाँ, जैसा आपने शुरुआत में बोला कि आरबीआई के लगभग 340 करोड़ रुपए उस ट्रेन में थे। उस ट्रेन में एक डब्बे में, सील डब्बे में थे और वो ट्रेन जा रही थी सेलम तमिलनाडु से लेके चेन्नई तक। सीरियल रेपिस्ट की कहानी है, आदिल सिद्दीकी। और जिसको पकड़ना अपने आप में ही वाकई में काफी चैलेंजिंग था। तकरीबन 8 साल बाद पकड़ा जाता है वो। कमिश्नर साहब उसके चाल के ढंग से फाइनली उसको पकड़ते हैं और भी बहुत सारी प्रूफ्स हैं जिससे उसको पकड़ के वाटर टाइट केस बनाया जाता है। आज के ज़माने में किस तरह से टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है। परफेक्ट क्राइम करना चाहते हैं क्रिमिनल और उनको लगता है कि हमने कर दिया है, 2-4 साल बीत चुके हैं और हमको शायद पुलिस कभी नहीं पकड़ेगी। जरा सोचिए, आप एक ट्रेन यात्रा पर हों और उसी ट्रेन में उसी वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कैश लूटा जा रहा हो। एक सीरियल रेपिस्ट जो मुंबई की भीड़ में सालों साल तक छुपा रहता है। और कहानी एक युवा लड़की की जिसको हाई सैलरी जॉब का ऑफर देकर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये सब है असली कहानियां, असली वारदातें। नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव मिश्रा और आप देख रहे हैं गैंग्स ऑफ डिजिटलपुर। आज हम ऐसी ही असली और चौंकाने वाली कहानियों के बारे में बात करेंगे जिसको लिखा है क्राइम थ्रिलर के बेहतरीन लेखक कुलप्रीत यादव ने डायल 100 में। मेरे पास ये बुक है और हमारे स्टूडियो में खुद कुलप्रीत जी हैं। कुलप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू कुलप्रीत जी। कुलप्रीत जी, इसका जो टाइटल है वो काफ़ी इंटेंस है, डायल 100, और इसके ऊपर एक टेस्टिमोनियल हुसैन जैदी साहब जो कि क्राइम राइटर हैं बहुत बड़े, उन्होंने लिखा है एन अनपुट डाउनेबल हाई ऑक्टेन थ्रिलर, अ मास्टर क्लास इन क्राइम स्टोरी टेलिंग। और इसके पीछे भी नीरज कुमार जी जो कि फॉर्मर आईपीएस थे और दिल्ली पुलिस कमिश्नर, उन्होंने लिखा है अ मस्ट रीड फॉर दोज हु विश टू अंडरस्टैंड हाउ द इंडियन पुलिस फंक्शन टू आउटविट क्रिमिनल्स अंडर द मोस्ट ट्राइंग सर्कमस्टांसेस। तो ये किताब और सर यहाँ तक का सफ़र, मैं दोनों चीज़ों के बारे में आपसे समझना चाहूँगा। किस टाइटल के बारे में कैसे आपकी थॉट आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो ध्रुव जी, सबसे पहले तो नमस्कार, यहाँ आके बड़ा अच्छा लग रहा है आपके स्टूडियो में। ये किताब मेरी दूसरी ट्रू क्राइम किताब है। इससे पहले 2019 में मैंने एक किताब लिखी थी जाने माने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह के साथ, जिसका नाम था क्वींस ऑफ क्राइम। उस किताब का रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया था, तो मेरे को लगा कि कुछ एक और ट्रू क्राइम किताब लिखनी चाहिए। कुछ टाइम से रिसर्च कर रहा था और उसी का नतीजा है डायल 100। और ये सुशांत सिंह जी सेम जो साउदर्न इंडिया, बिल्कुल साउदर्न इंडिया होस्ट करते हैं। अच्छा सर, जब हम इस किताब के इंडेक्स पे आते हैं तो बेसिकली ये किताब के प्रीफेस में आपने मेंशन किया कि ये बुक है जो इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए आपने डेडिकेट करी है, जो लोग पुलिस में अपनी सर्विस को ईमानदारी के साथ करते रहते हैं दिन रात। बिल्कुल। इसकी कुछ स्टोरीज़ हैं जो कि अट्रैक्ट करती हैं आपका ध्यान। सबसे पहले इसका अगर हम टाइटल्स पे आते हैं, कंटेंट्स पे आते हैं, तो देखते हैं कि 7 स्टोरीज़ हैं। करेक्ट। पहली स्टोरी, और हर स्टोरी का टाइटल बहुत ही मतलब आई कैचिंग है। पहली स्टोरी है कैच मी इफ़ यू कैन। करेक्ट।
सो ऐसा लग रहा है कि जैसे चैलेंज किया जा रहा हो बिल्कुल कि अगर आप में हिम्मत है तो हमें पकड़ के दिखाइए। बिल्कुल। तो समझना चाहूँगा क्या कहानी है बेसिकली, और कैसे कोई क्रिमिनल पुलिस वालों को इस तरीके से कह सकता है कि कैच मी इफ़ यू कैन कैच। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली क्या है, जैसा आपने बोला, इसमें 7 सच्ची कहानियां हैं। जो मेरा फोकस था इस किताब को लिखने का वो ये था कि हमारी पुलिस आज के ज़माने में किस तरह से टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है। परफेक्ट क्राइम करना चाहते हैं क्रिमिनल और उनको लगता है कि हमने कर दिया है, 2-4 साल बीत चुके हैं और हमको शायद पुलिस कभी नहीं पकड़ेगी। लेकिन उन कोल्ड केसेस को भी खोल के और फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमारी पुलिस आज जो है ये इन क्रिमिनल्स को पकड़ पाती है। ये इस तरह की 7 कहानियां हैं। मैंने थोड़े इंटरेस्टिंग इनके इंडेक्स में टाइटल्स यूज़ किए हैं ताकि थोड़ा जो पढ़ने वाले हैं उनको थोड़ी रुचि हो और फिर वो आगे कहानी पढ़ें। तो ग्रेट सर, सबसे पहले मैं आपकी ये पहली कहानी ही सुनना चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स को भी इंटरेस्टिंग लगे। सो आप इस कहानी के पीछे बताइए कि एक्चुअल में ये कहानी है क्या। तो अगर हम पहली कहानी की बात करें तो पहली कहानी एक ट्रेन हाइस्ट स्टोरी है। ट्रेन हाइस्ट स्टोरी। हाँ, जैसा आपने शुरुआत में बोला कि आरबीआई के लगभग 340 करोड़ रुपए उस ट्रेन में थे। उस ट्रेन में एक डब्बे में, सील डब्बे में थे और वो ट्रेन जा रही थी सेलम तमिलनाडु में से लेके चेन्नई तक। ओके। तकरीबन 10-12 घंटे का समय लगेगा उस ट्रेन को पहुंचने में। रात को वो लेट नाइट निकलती है और सुबह सुबह वो चेन्नई पहुंचती है और हर स्टेशन पे पुलिस वाले उतर के प्लेटफॉर्म पे उसका लॉक चेक करते हैं कि लॉक सील्ड है कि नहीं, अपनी लॉग बुक में एंटर करते हैं कि भाई कॉम्प्रोमाइज ना हो। उसके आगे वाले डब्बे में पुलिस वाले बैठे हुए हैं, उसके पीछे वाले डब्बे में पुलिस वाले बैठे हुए हैं और ये 340 करोड़ को 2016 अगस्त में ये ट्रेन जो है वो चलती है। तो और इतनी सिक्योरिटी होते हुए भी उस ट्रेन में चोरी हो जाती है। हाँ, और चोरी जिस तरह से हो जाती है वो अनप्रेसिडेंटेड तरीका होता है। मतलब कि इस तरह से चोरी होती है जिस तरह से पुलिस ने कभी अनुमान ही नहीं लगाया था, क्योंकि उससे पहले उस तरह की चोरी कभी हुई नहीं थी। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। इसमें क्या है कि 2 बहुत ही शातिर चोर हैं, मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। उन्होंने पहले भी काफ़ी चोरियां की हैं, 2-4 बार वो जेल में भी जा चुके हैं। बट अब उनका इरादा ही है कि एक बड़ा काम किया जाए, ऐसा बड़ा काम किया जाए कि चोरी करो और उसके बाद ज़िंदगी भर जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और वो लगभग सक्सीड कर जाते हैं। लंबा चौड़ा प्लान बनाते हैं, एक बैंक वाले को साथ में मिलाते हैं, उसको ब्राइब करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन देता है कि ट्रेन किस दिन, किस ट्रेन में, किस दिन, किस डब्बे में ये पैसे होंगे। ये बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह लग रही है कि जैसे कोई स्क्रिप्ट बनाई गई हो और उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा हो। बिल्कुल। तो ये लोग आते हैं, अपना कुछ इस तरह का हुलिया रखते हैं कि लोकल लोग सोचें कि ये जो हैं लेबरर हैं। इनको पता है कि सेलम रेलवे स्टेशन पे तो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए, 2016 बहुत पुरानी बात नहीं है जी। लेकिन उसके आगे नेक्स्ट स्टेशन है, उसका नाम है चिन्ना सेलम। ओके। जहाँ पे केवल 60 सेकंड के लिए ट्रेन रुकेगी। तो पहले से रेकी कर लेते हैं। छोटा स्टेशन है, एक आध कोई आदमी चढ़ता है, एक आध उतरता है, लेकिन फिर भी प्लेटफॉर्म में इतनी रोशनी होती है ना। प्लेटफॉर्म तो वेल लिट होते हैं कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि आप चढ़ें और लोग आपको ना देखें। इस वजह से वो क्या करते हैं, नॉन प्लेटफॉर्म साइड, जो अंधेरा वाला साइड रहता है, उस जगह पे पहले से रेडी रहते हैं वो लोग। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले वो रेकी कर लेते हैं। पहले ट्रेन आती है तो चढ़ते नहीं है, अंधेरे साइड में खड़े रहते हैं। और 2 लोग होते हैं और बीच में वो अपने गैस कटर फंसा लेते हैं। ओके। गैस कटर हैवी होता है। हाँ। और 60 सेकंड में अब उनको नॉन प्लेटफॉर्म साइड से ट्रेन जैसी रुकेगी, उनको ऊपर चढ़ के छत पे जाना है, ऐसा वो प्लान बनाते हैं। मतलब 60 सेकंड के अंदर उनको उतना हैवी गैस कटर लेके छत पे भी पहुंचना है। छत पे पहुंचना है। कितनी तैयारी करी होगी इसके लिए, उन्होंने कितनी प्रिपरेशन करी होगी। बिल्कुल। वो गैस कटर उनके पास पहले से था, उसको लिफ्ट करने की बहुत उन्होंने प्रैक्टिस की। 2 दिन पहला, जैसे मैंने बोला, उन्होंने एक रेकी की जिसमें वो दूसरे प्लेटफॉर्म से उतरे, ट्रैक को क्रॉस करके जब ट्रेन रुकी तब वहाँ पहुँचे। उन्होंने वो वाला अपना पोजीशन लिया जहाँ पे वो पोल होता है जिससे पानी जाता है जी। तो उस पोल के पास, और उन्होंने इमेजिन किया अपने मन में, वो काउंट कर रहे हैं 60 सेकंड कि ट्रेन चलने से पहले वो छत पे पहुंच जाएंगे। और जब असली दिन आता है उनका, तो उनके साथ 3 साथी और हैं जो बाहर गाड़ी में बैठे हुए हैं। उनके ऑर्डर्स ये हैं कि जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हो, आप अपनी गाड़ी लेके रोड से निकल जाइए,
और आप अगला स्टेशन जो 1 घंटे बाद आएगा जिसका नाम है वृद्धाचलम, वहाँ पहुँच के आप गाड़ी को पार्क कीजिए, 2 आदमी उतर के पीछे की तरफ से करीबन 100-150 मीटर प्लेटफॉर्म, वृद्धाचलम प्लेटफॉर्म से पहले ट्रैक के पास में आइए और ट्रेन का इंतज़ार कीजिए। मीनवाइल ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं, ट्रेन आके रुकती है, ये लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर चढ़ते ही ये लोग एकदम ऐसे लेट जाते हैं उसको पकड़ के अपने गैस कटर को, और जैसे ही ट्रेन वहाँ से चलती है और जब वो अंधेरे में पहुँच जाती है उसके बाद ये खड़े हो जाते हैं और फिर ये ऊपर एक 2 फीट बाय 2 फीट का एक वेल्डिंग करके होल करते हैं। अब आप नज़ारा सोचिए, अगर कोई दूर से देख रहा होगा, कोई गांव से एक ट्रेन चल रही है जिसके ऊपर से जो है फ्लैशेस ऑफ फायर है ना, क्योंकि वेल्डिंग से तो अंगारे निकलते हैं, बिल्कुल, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है, और वो बिकॉज वो डब्बे के ऊपर होल कर रहे हैं, उस डब्बे में तो कोई भी नहीं है, तो अगर अंगारे गिरेंगे भी तो वो डब्बे के ऊपर ही गिरेंगे। मालूम था इस पर्टिकुलर डब्बे में ही कैश होगा? बिल्कुल, ये यहीं पे वो उस बैंक का एम्प्लॉय आता है, जो बैंक का एम्प्लॉय उनको सारी इन्फॉर्मेशन देता है ट्रेन के बारे में, पैसों के बारे में, और वो डब्बे के बारे में भी बताता है किस डब्बे में होंगे। अच्छा, तो सारी जानकारी थी। ये होल करते हैं, होल करके इनके पास में एक रस्सी है, रस्सी से एक भाई जो है वो नीचे आ जाता है, दूसरे को बोलता है चल पैसे, ये उनके पास 8 बैग हैं, 8 बैग फेंक दे नीचे, और एक लकड़ी, उनके पास एक रॉड है जिससे वो अंदर जितने भी पैसे रखे हुए थे बॉक्सेस में, उनके वो लॉक्स को ब्रेक करते हैं, उसमें से पैसे निकाल के वो 500 और 1000 के यूज्ड नोट्स हैं। ये भी एक बड़ी जानकारी कि भाई ट्रैक ही नहीं हो सकते हैं। वो यूज नोट्स को 8 बैग में भर के अपने भाई को ऊपर पास करता है, फिर खुद ऊपर आ जाता है, और अभी ट्रेन के पहुंचने में आधा घंटा बाकी है वृद्धाचलम, तो वो ठंडी हवा जो नेक्स्ट स्टेशन है, मेन स्टेशन तो चेन्नई है, ट्रेन तो चलती रहेगी आगे तक, चिन्ना सेलम के बाद 1 घंटे बाद जो नेक्स्ट स्टेशन है, तो आधे घंटे में 40 मिनट में अपना इंतजाम करके ऊपर ट्रेन में बैठ जाते हैं। मतलब 1 घंटे के पीरियड में ये ट्रेन के ऊपर चढ़ते हैं, उसके ऊपर होल करते हैं, वहां से सामान मतलब पैसा चोरी कर लेते हैं, और उसके बाद गायब भी हो जाते हैं। नहीं, गायब नहीं हो जाते, तो पहले वो छत पे बैठते हैं, और जब उनको दिखाई देता है दूर से कि वृद्धाचलम स्टेशन की लाइट्स दिख रही हैं, तब वो इस तरफ दोनों तरफ देखते हैं ट्रैक के, तो उनके 2 अकम्प्लिस जो होते हैं, उनके साथी उनको नजर आ जाते हैं अंधेरे में, तो वो 8 बैग ट्रेन के ऊपर से फेंक देते हैं, और ये दोनों अकम्प्लिस जो हैं ये उन 8 बैग को लेके गाड़ी में पहुंच जाते हैं। जब ट्रेन रुकती है वृद्धाचलम स्टेशन पे, फिर से वो नॉन प्लेटफॉर्म साइड से अंधेरे में नीचे उतर जाते हैं, उतर के वो स्टेशन से बाहर होते हुए, पीछे से होते हुए अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, और गाड़ी में बैठ के वो कन्याकुमारी, हाँ, कन्याकुमारी श्रीनगर एक्सप्रेस, श्रीनगर रोड पे निकल पड़ते हैं, और जो उन्होंने फ़ोन यूज़ किए थे उसके सिम कार्ड निकाल के फेंक देते हैं, और आगे फिर वो गुना चले जाते हैं, और 2 साल तक पुलिस को पता नहीं चलता है कि ये लोग कौन थे। 2 साल तक मतलब ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं। बिल्कुल, और उससे पहले गजब की बात यह है कि हर स्टेशन पे वृद्धाचलम के बाद चेन्नई तक जब स्टेशन रुकती है तो पुलिस वाले उतरते हैं, लॉक को देखते हैं और अपना देखते हैं अच्छा लॉक ठीक है, और अपनी डायरी में एंटर करते रहते हैं कि यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। चेन्नई ट्रेन पहुँच जाती है, पैसेंजर्स उतर जाते हैं, ट्रेन यार्ड में चली जाती है, ये लोग फिर भी उसको गार्ड कर रहे हैं उस लॉक को, और फाइनली जब RBI के ऑफिशियल्स आते हैं उनके सामने वो लॉक खोला जाता है। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो ऊपर देखते हैं तो ऊपर एक बड़ा सा होल है जिसमें से रोशनी आ रही है, और नीचे जो है नोट वो बिखरे पड़े हैं। ओह माय गॉड। अच्छा ये बताइए, ये तो हो गया चोरी, फिर ये 2 साल तक छुप भी जाते हैं, पर उसके बाद पकड़े कैसे जाते हैं? ये बताइए कि कैसे वो कहानी शुरू होती है, कौन वो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं और कैसे ट्रैक करते हैं? तो सबसे पहले तो ये होता है कि ये एक बड़ी सेंसेशनल 2016 की अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो उस समय लोगों ने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, ये एक बहुत ही सेंसेशनल स्टोरी बन जाती है जिसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट बड़ी एम्बैरस हो जाती है। उस समय जयललिता चीफ मिनिस्टर थी तमिलनाडु की, तो वो बहुत प्रेशर आता है पुलिस के ऊपर कि भी पता कीजिए, तो हर स्टेशन पे आई विटनेसेस, बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं, और पुलिस हर तरह की इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन 2 महीने तक उनको कुछ पता नहीं चलता है। तो उसके बाद DGP जो है तमिलनाडु पुलिस का, वो चीफ मिनिस्टर को बोलता है कि हम इस केस को CBCID को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, दैट इज़ क्राइम ब्रांच CID ऑफ तमिलनाडु पुलिस। वो अप्रूवल मिल जाता है। उसके बाद में CBCID में एक टीम गठित की जाती है 5 लोगों की, और वो टीम जो है फाइनली वो 2 साल बाद सॉल्व करेगी। लेकिन उससे पहले कहानी का इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब ये पैसे लेके आ जाते हैं, कितने पैसे लिए हैं, 8 बैग में ये लोग केवल 5.25 करोड़ ही भर पाए, और 350 करोड़
में से हाँ, सिर्फ 6.25 करोड़। 340 करोड़ में से 6.25 करोड़। बट वो गरीब गांव के लोग हैं, उनके लिए 6.25 करोड़ 2016 में, आज अगर हम 2025 में हैं तो आप बोल सकते हो आज के हिसाब से प्रोबेबली 12 से 14 करोड़ रुपए। तो वो एक गांव वाले के लिए तो एक काफ़ी अच्छी बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो 2 महीने तक तो वो वेट करते हैं। वो क्या करते हैं, गांव में उनके पास एक घर है, घर में वो मैरिड हैं, अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं, और एक भैंस है उनके पास। भैंस का बगल में एक कमरा सा बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने वो रखा हुआ है चारा। उस चारे के नीचे पैसे को ले जाके नोट को छुपा देते हैं। अब नोट सीरियल नंबर नहीं है जैसे मैंने पता, तो पुलिस को तो कोई खबर ही नहीं है। तो ये लोग फिर टीवी पे न्यूज़ देखते रहते हैं, और जब उनको लगता है कि 2 महीने हो गए हैं, कि थोड़ा सा डाई डाउन हो गया है, तब ये फटाफट 3-4 प्लॉट्स खरीदते हैं अपनी बीवी के नाम, अपने बच्चों के नाम, और करीबन सारा पैसा खर्च कर देते हैं। 1 करोड़ रुपया बचता है। तो ये पैसा खर्च करते हैं ज़मीन खरीदने में, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे। और 2 महीने बाद ये काम करते हैं, और उनको लगता है 1 करोड़ रुपया बच गया, चलो इसको आगे देखेंगे। और उसी समय नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन हो जाता है। डीमोनेटाइजेशन हो जाता है, तो वो छोटा भाई बड़े भाई को बोलता है कि ये जो भैंस के चारे के नीचे 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, ये भी अब चारा ही समझो। ये जो है ये तो खत्म हो गया। बिल्कुल। तो लेकिन उसको वो उस पैसे को सोचते हैं कि भी फ्यूचर में कोई रूल बदलेगा, शायद इसको हम कुछ यूज़ कर पाएंगे, तो उसको वहीं रखते हैं। मीनवाइल हम चेन्नई की तरफ आते हैं। चेन्नई में जैसा मैंने बोला, पुलिस गठित होती है, बहुत ही ज़बरदस्त पुलिस ने काम किया है। एक एक आदमी जो उस दिन ट्रेन पे ट्रैवल किया है उसको वो लोग परस्यू करते हैं, उसके कॉल्स को परस्यू करते हैं, और एक एक लीड को पेनस्टेकिंगली कवर करके दुनिया में जितने भी ट्रेन से ऐसे हाइस्ट हुए हैं, ट्रेन से चोरी हुई हैं, वो सारे केसेस को स्टडी करके डेडिकेटेड वे में धीरे 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 करके फाइनली वो उन चोरों तक पहुंच जाते हैं। और जब उनके दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, उनको पता चलता है, तो वो जबरन वो अपना ये 1 करोड़ रुपए निकालते हैं और उस पर आग लगाते हैं। पुलिस वाले अंदर आते हैं तो दीवार फांद के तो दोनों भाई भाग जाते हैं। पुलिस वाले पानी डालते हैं पैसे के ऊपर, तो वो आधा जला हुआ पैसा 1 करोड़ जो है वो पुलिस रिकवर कर पाती है। बाद में इनको चेज करके घर पकड़ भी लिया जाता है। अब ये पुलिस ने कैसे किया, ये मैं चाहूँगा कि जो रीडर्स हैं जो पढ़ें और उसको एंजॉय करें, क्योंकि इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव, ट्विस्ट और टर्न्स है स्टोरी में। बिल्कुल, ये जिस तरीके से आप नरेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप किसी फिल्म की स्क्रिप्ट देख रहे हो या फिल्म देख रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। अच्छा, मैं समझना चाहूँगा कि जब इस तरह की चोरियाँ होती हैं या इस तरह की हाइस्ट होती है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर भी एक तरीके से देखा जा सकता है। बिल्कुल देखा जा सकता है। देखिए, किसी भी कंट्री में, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग हो, हमेशा से चोर जो होते हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, वो कोशिश करते रहते हैं कि भाई जो भी सरकार ने प्रोविजंस किए हुए हैं पुलिस के लिए, या जो भी सिक्योरिटी सिस्टम्स सिटीजन्स ने बनाए हुए हैं, उसको किस तरह से हम उल्लांघें, ये कोशिश करते रहते हैं। तो चोरियाँ और इस तरह के काम लोग अंजाम कर पाते हैं और सक्सेसफुली कर पाते हैं। इंडिया में ही नहीं, इंग्लैंड में, फ्रांस में, यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह इस तरह के क्राइम्स होते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पुलिस पहली बात उसको कैसे सॉल्व करती है, दूसरी बात उससे क्या लर्न करती है, और इस तरह के क्या चीज़ों को इंस्टीट्यूट करती है, प्रोसेसेस को, प्रोसीजर्स को, कि आगे इस तरह की वारदात जो है वो दोबारा ना हो। अच्छा, हम बुक में थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले समझना चाहूँगा कि जब इस तरह की स्टोरीज़ आपके पास आती हैं या आप रिसर्च, इतना गहन रिसर्च करते हैं, तो ये कितना चैलेंजिंग होता है बेसिकली? चैलेंजिंग तो होता है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन कहीं भी आसानी से नहीं मिलती है, एक जगह नहीं मिलती है। आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, आपको न्यूज़पेपर्स पुराने वाले परस्यू करने पड़ते हैं। पुलिस का प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो पुलिस वालों से बात करनी पड़ती है पुलिस प्रोसीजर्स समझने के लिए। और कई बार आप किसी केस को स्टडी करते हो, रिसर्च करते हो, और आप रियलाइज़ करते हो कि इसमें इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, तो शायद पढ़ने वाले को इतना ज़्यादा मज़ा ना आए, तो उस केस को आप ड्रॉप कर देते हो। तो समय लगता है। इस किताब को लिखने में भी करीबन मेरे को 1.5 साल का समय लगा। 1 साल तो मैंने रिसर्च ही की। जी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इसका सेकंड टाइटल है व्हेन द रबर मीट्स द रोड। एक सीरियल रेपिस्ट की कहानी है, आदिल सिद्दीकी, और जिसको पकड़ना अपने आप में ही वाकई में काफ़ी चैलेंजिंग था। तकरीबन 8 साल बाद पकड़ा जाता है वो। 2010 आई थिंक पहला क्राइम होता है उसका, और 2018 के आसपास पकड़ा जाता है।
जो कि जस्टिफाई भी करता है ये आपका ये सब टाइटल जो है, टफ केसेस टफर पुलिस मैन। तो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, जब इस टाइप के सीरियल किलर्स मुंबई में इतने सालों तक या किसी भी शहर में हो सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हो जाते हैं, तो उनको पकड़ना कितना चैलेंजिंग होता है? जैसे आपने इस कहानी की बात की तो आपने पढ़ा होगा तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि पुलिस की तरफ से कोई भी बोले अंग्रेजी में स्टोन अनटर्न्ड छोड़ा नहीं गया था। जी बिल्कुल, भरपूर कोशिश की जाती है। भरपूर कोशिश की गई थी। उनको जब वो सीरियल रेपिस्ट को नहीं पकड़ पा रहे थे तो उन्होंने एक स्पेशल सैंक्शन वो लेते हैं, बिकॉज उनके पास में एविडेंस तो था, तो डीएनए का एविडेंस उनके पास में था क्रिमिनल का, और वो डीएनए डेटाबेस जो पुलिस के पास था उसके साथ में कंपेयर करते हैं तो उनको पता चलता है कि कोई भी नॉन क्रिमिनल ने इस काम को नहीं किया। इसका मतलब कोई नया क्रिमिनल है। अब नया क्रिमिनल वो जो कुर्ला का एरिया है नेहरू नगर का, अब उसमें इतनी बड़ी आबादी है, अब इसमें से कौन आदमी ये क्राइम कर सकता है? डीएनए सैंपल तो है, बट इंडिया में एक समस्या ये भी है कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, तो एक स्पेशल सैंक्शन लिया जाता है जिसमें एक सैंक्शन मिलता है कई लाख रुपए का कि आप डीएनए जो है एनालिसिस कराइए। बिकॉज एक डीएनए एनालिसिस 5,000 रुपये जी गवर्नमेंट को कॉस्ट करेगा, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी अप्रूवल देती है और बहुत कोशिश की जाती है, और बहुत सारे, अब सारों का तो डीएनए एनालिसिस नहीं किया जाता जी, तो जो जवान लड़के हैं इधर उधर घूम रहे हैं जिन पे जिस पे शक होता है होगा, यस, या जिनकी मूवमेंट पे शक है, लेकिन फिर भी वो आदमी पकड़ा नहीं जाता। और जैसा आपने कहानी पढ़ा होगा तो पता चला होगा कि भाई वो वहाँ से फिर वो विदेश भाग जाता है, वो अपने भाई के पास चले जाता है, 1 साल वहाँ रहता है, वहाँ पे कुछ क्राइम नहीं करता है, चुपचाप अपना टाइम पास करता है, लेकिन फिर उस वापस इंडिया आ जाता है। वापस इंडिया आता है तो उस एरिया में नहीं रहता, वो किसी दूसरे एरिया में घर ले लेता है, और उसके बाद वो फिर क्राइम करने लगता है। तो एक बार वो कुछ ऐसा जुवेनाइल लड़की के साथ क्राइम कर रहा होता है, तो 4 जवान लड़के उस अबैंडन्ड बिल्डिंग के पास में आवाज़ सुनते हैं चीखने की, तो वहाँ पहुँच जाते हैं, उसकी बहुत पिटाई करते हैं और उसको पुलिस को पकड़ा देते हैं। तो पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन उसका कोई नोन रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर से वो बच जाता है। तो काफ़ी टाइम तक वो अंडरग्राउंड रहता है, उसको डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसका जो उसके अंदर जो क्रिमिनल बैठा है वो हावी हो जाता है, और फिर लास्ट में तो वो इतनी जल्दी जल्दी क्राइम करने लगता है कि फिर पुलिस जो है वो उसको 4-5 तरीकों से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीकों से, इंक्लूडिंग उसके चलने का ढंग, जिसको गेट एनालिसिस बोला जाता है कि वो किस तरह से चलता है, कमिश्नर साहब उसके चाल के ढंग से फाइनली उसको पकड़ते हैं। और भी बहुत सारी प्रूफ्स हैं जिससे उसको पकड़ के एक वाटर टाइट केस बनाया जाता है। अच्छा, हर स्टोरी से पहले आपने बाकायदा मेंशन करा है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई है, लोकेशंस क्या हैं इस क्राइम्स की, और कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में हुआ है। तो बहुत विस्तार से आपने इन क्राइम्स के बारे में लिखा है, और अगर हम आगे इसी उसमें बढ़ते हैं तो कुछ स्टोरीज और देखते हैं। द बक स्टॉप्स हियर। सो बेसिकली एक साइबर फ्रॉड की स्टोरी है, और आजकल साइबर फ्रॉड तो बहुत हो रहा है, तो ये किस तरीके का साइबर फ्रॉड था और कैसे इस साइबर फ्रॉड के जाल में एक लड़की आ जाती है? बिल्कुल सही है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें एक लड़की है जो अर्ली 30s में है, हैदराबाद में अपनी मदर के साथ रहती हैं। नया नया उनका जॉब छूटा है, आईटी में काम करती हैं। उनकी मदर उन पे प्रेशर डाल रही हैं कि भाई आप एक तो जॉब ढूंढो जल्दी, दूसरा आप शादी कीजिए, आपकी उम्र हो रही है। तो वो लड़की पे वैसे ही बड़ा प्रेशर है, और अचानक उसको एक दिन न्यूज़पेपर में एक ऐड दिखाई देती है कि आईटी का एक जॉब एचआर में अवेलेबल है जो उसकी एक्सपर्टीज़ है। तो उस जॉब के लिए वो तुरंत अप्लाई कर देती है। अप्लाई करती है तो उसको इंटरव्यू कॉल आ जाता है। तो इंटरव्यू कॉल आता है तो वो देखती है, कंपनी के बारे में ऑनलाइन चेक करती है, तो एक नोएडा में स्थित कंपनी है, लेजिट कंपनी है, बहुत सारे लोग काम करते हैं और बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है। तो उसको लगता है कंपनी तो ठीक है और मेरे को कॉल भी आया है, लेकिन कंडीशन उस कंपनी की ये होती है कि आपका इंटरव्यू हैदराबाद में नहीं होगा। हम हैदराबाद में ऑफिस खोल रहे हैं, ब्रांच हैदराबाद में खोल रहे हैं, आपको नौकरी हैदराबाद में मिलेगी, लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। तो वो थोड़ी सी उसको डाउट होता है कि भाई दिल्ली मैं कैसे जाऊंगी अकेली। तो वो कंपनी की तरफ से बोलते हैं कि मैडम आपको दिल्ली केवल इंटरव्यू के लिए आना है, हम फ्लाइट की टिकट भेज देंगे, 5 स्टार होटल में आपकी अकोमोडेशन कर देंगे, आपको सुबह इंटरव्यू आना है, शाम को आप अपने होटल में वापस चले जाना, अगले दिन आप चले जाना अपने शहर वापस।
तो फिर भी उसको डाउट रहता है, बट उसकी मदर उसको बोलती है कि बेटा इसमें तो कोई खराबी नहीं है। अच्छा, लड़की को डाउट हो जाता है इस तरीके से? लड़की को हल्का सा डाउट रहता है हाँ। कि भाई कंपनी तो लेजिट है, लेकिन सारी चीजें बड़ी फटाफट हो रही हैं। और ये प्रॉपर वेबसाइट्स वगैरह सब कुछ रिसर्च करती है लड़की? हाँ, रिसर्च करती है, तो प्रिलिमिनरी रिसर्च में उसको सब कुछ लेजिट नजर आता है। तो जैसे ही उसको डाउट होता है तो रिसर्च से वो डाउट उसका सबसाइड हो जाता है। और फिर उसकी मदर उसको बोलती है कि बेटा अगर इंटरव्यू कॉल आ गया है, अगर आपको अकेले परेशानी है, मैं आपके साथ चल पड़ती हूँ। तो वो लड़की कंपनी वालों को लिखती है कि जिस होटल में आपने बुकिंग की है मेरी मदर भी साथ में रहेंगी और मदर का ट्रैवल हम देख लेंगे। मदर बोलती है मैं अपने पैसे से ट्रैवल कर लूँगी, आपके टिकट के पैसे आ रहे हैं। ठीक। तो इनको लगता है कि उसकी मदर के बोलने के बाद उसको लगता है कि इसमें ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। हैदराबाद से डायरेक्ट फ्लाइट है, बड़े शहर हैं दोनों, और एयरपोर्ट से आपको होटल में जाना है, फिर आपको दिन में इंटरव्यू देना और वापस आपको एयरपोर्ट आके वापस आ जाना है। तो ये लोग चल पड़ते हैं। जब ये पहुंचते हैं दिल्ली एयरपोर्ट, तो जब टेक ऑफ करते हैं हैदराबाद से, तो जिस आदमी से इनकी बातचीत हो रही है उसका मैसेज आता है कि विश यू सेफ ट्रैवल, और जैसे ही आप लैंड करेंगे दिल्ली में तो मैं पर्सनली आके आपको पिकअप करूंगा। तो ये अच्छा। हाँ, तो मदर को बोलती है भाई वो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो पर्सनली क्यों आएगा? तो उसकी मदर बोलती है कि तुमको पता नहीं क्या हो गया, तुम हर चीज पे शक करती रहती हो। भाई अगर कोई दिन में आ रहा है तो ठीक है, कोई आपका एचआर में ही सीनियर है, ये लोग जनरली ऐसा होता नहीं है। जनरली ऐसा होता नहीं है, तो उसको फिर भी शक रहता है। वो लैंड करते हैं तो एक पढ़ा लिखा हैंडसम यंग आदमी 35-36 साल का आता है और उनको रिसीव करता है। तो वो बोलते हैं अरे आपको आने की क्या ज़रूरत थी? तो वो बोलता है कि एक्चुअली क्या है, मैं गुड़गांव रहता हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस नोएडा, और एयरपोर्ट रास्ते में पड़ता है, आपका होटल भी रास्ते में पड़ता है। मैंने सोचा आप लोग हैदराबाद से पहली बार दिल्ली में आ रहे हो, आपको परेशानी ना हो, मैं ड्राइवर भेजूँ, कहाँ ढूंढोगे पार्किंग वगैरह, मैंने सोचा मैं ही आपको ले चलता हूँ। ये सर्दियों का टाइम है और वो उनकी माता जी के पाँव छूता है, वो कार के पास लेके जाता है, BMW कार है उसकी। वैसे तो वो लोग मतलब कन्विंस हो जाते हैं। तरीके से कन्विंस किया फ्रॉडस्टर ने उन्हें। आप पढ़ेंगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इसमें कुछ गलती हो सकती है, अभी तक आपको नहीं लगेगा। बिल्कुल। फिर वो गाड़ी में बैठ जाती है, उनको ठंड लग रही है, तो वो उसके पास में एक फ्लास्क होता है जिसमें सूप होता है। बोलता है मेरी वाइफ ने स्पेशल सूप मेरे लिए बना के भेजती हैं सर्दियों में, और आप लोग को थोड़ा मैं सूप दे देता हूँ, आप सूप पीजिए। अगर आपको नींद आ रही है तो उसके बाद आप चिंता ना कीजिए, कार वार्म है और बाहर ठंडी है तो हो सकता है नींद भी आ जाए। उनको बढ़िया वो एक गिलास सूप देता है, वो दोनों पीछे सूप पीती हैं और फिर सो जाते हैं। और फिर उसके बाद सो जाती हैं। उसके बाद उनकी आंख कहाँ खुलती है, कौन से शहर में खुलती है और कैसे उनके साथ में फ्रॉड होता है, ये अपने आप में एक बड़ी दिल दहलाने वाली स्टोरी है। इसमें देखिए खास बात यह है कि जो आदमी उसके साथ क्राइम कर रहा है, न उसको वो मोलेस्ट करने का इंटरेस्ट है, न उसको फिजिकली हार्म करने का इंटरेस्ट है। उसका इंटरेस्ट केवल ये है कि मैं इनके पैसे जो है वो लूट लूँ 25-30 लाख रुपए, जिसमें वो सक्सेसफुल हो जाता है। अच्छा, तो क्या क्राइम हो जाता है। आदमी ने, जिस फ्रॉडस्टर ने ऐसा किया, क्या उसने पहले रिसर्च कर रखा था इस लड़के के बारे में, या एक ट्रैप है कि कोई भी फंस गया देन? नहीं, वो जो फ्रॉडस्टर था वो काफी समय से इस तरह के केसेस कर रहा था। अच्छा। और उसने ये करना क्यों शुरू किया, क्योंकि वो खुद पढ़ा लिखा आदमी था, कॉर्पोरेट का ही। ये मैं दर्शकों को बताना नहीं चाहूँगा बिकॉज ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला एंडिंग है जो हम सबको किसी ना किसी तरह से छूता है। बहरहाल हम वापस कहानी पे आते हैं। तो जब ये लड़की, इनको होश आता है इनके पैसे लूट चुके हैं और ये रियलाइज़ करते हैं दिल्ली में नहीं है, किसी और शहर में है। जब इनका नशा उतरता है तो ये ट्रेन से दिल्ली आती हैं, दिल्ली से ये हैदराबाद वापस आते हैं और जाके ये पुलिस को कंप्लेंट लिखाती हैं। उसके बाद पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और पुलिस किस तरह से इसको इन्वेस्टिगेट करती है। शहर हैं इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हैदराबाद। मतलब ये क्राइम कई स्टेट्स में हुआ है? कई स्टेट्स में हुआ है और ये उसके ट्रैक मूवमेंट्स हैं और पुलिस की भी ये मूवमेंट्स हैं, आंध्र प्रदेश पुलिस की, टू क्रैक दिस केस। और फाइनली ये केस क्रैक होता है और पैसे भी रिकवर होते हैं। अच्छा, पैसे मिल जाते हैं? पैसे मिल जाते हैं और बाद में लड़की को दूसरी नौकरी भी मिल जाती है। तो यहाँ ये दर्शाता है ये कहानी, अगर आप पूरी पढ़ेंगे इसके उतार चढ़ाव को, कि पुलिस ने किस तरह से एक बहुत ही बेहतरीन काम करके एक ऐसा क्रिमिनल जो केवल इस लड़की को नहीं और बहुत सारी लड़कों को ठग चुका था, उसको वो पकड़ पाती है और उसको जेल में भेज पाती है। अच्छा कुलप्रीत जी, आजकल साइबर क्राइम्स बहुत हो रहे हैं और आपने एक शानदार स्टोरी इस पे पूरी लिखी है। तो जो लोग इस तरीके के साइबर क्राइम्स में फंस जाते हैं, और हमारा मोटिव होता है कि हम साइबर क्राइम्स से रिलेटेड लोगों को जागरूक करते रहें, तो उनके लिए आप
क्या कहेंगे कि कैसे वो इस टाइप की ट्रैप से बच सकते हैं? देखिए, इस टाइप के ट्रैप से बचना वैसे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेली बेसिस पे इतनी चेंज हो रही है, और हर बार टेक्नोलॉजी चेंज होती है हमारा जीवन सरल बना देती है, और एक इंसान की ऐसी कोशिश रहती है कि वो सरल जीवन की तरफ जाए। जो भी कन्वीनियंट चीज़ लगती है हम उसको करना चाहते हैं। एक दो एडवाइस मैं ये दे सकता हूँ कि एक तो जो सबको पता ही है कि भाई अनजान कोई लिंक आती है, चाहे वो व्हाट्सएप पे आए, मेल पे आए, तो उसको ना खोलें, और इतने आलसी ना बने कि आपको सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपने मोबाइल से ही करने हैं। आप अपने नॉर्मल लैपटॉप से भी कर सकते हैं, और जो प्रूवन पेमेंट डिवाइस, पेमेंट सिस्टम्स हैं, चाहे वो पेटीएम है या प्रूवन जो आप प्रॉपर अच्छे बैंक का ऐप यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करें। और कोई फ़ोन कॉल आता है और कोई अनजान आदमी आपसे कोई पासवर्ड पूछता है तो उसको ना बताएं। जैसे आपने सपोज़ कोई चीज़ खरीदी होगी, किसी ने आपको मॉनिटर किया है कि आपने कपड़े खरीदे हैं फलाने स्टोर से, हो सकता है अगले दिन उसी स्टोर का कॉल आ जाए कि मैडम आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ, सबसे बड़ी बात, कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को कोई भी चीज़ फ्री में नहीं देता है। तो कोई भी फ्री की चीज़ आ रही है, डिस्काउंट की चीज़ आ रही है, पेट्रोल पंप पे कोई आदमी आता है, फॉर्म भर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मेरा अपना उसूल तो ये है, मैं तो सबको जो भी मेरे पास फ्री की कोई चीज़ लेकर आता है मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मेरे को फ्री की चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, और मेरे को डिस्काउंट में भी ट्रैप हो सकता है आदमी, फ्री में ही ट्रैप होता है। आप देखिए जितने भी केसेस हैं, ये इंसान की लालच जो है वो ही कहीं ना कहीं उसको इस ट्रैप में लेके जाती है। तो अगर आप लालची नहीं है, अच्छा कई बार लालची शायद एक गलत शब्द होगा, क्योंकि हम लोग सब वल्नरेबल हैं, जो हर इंसान चाहता है 2 पैसे बचा ले, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर ले, उस चक्कर में वो आदमी जो है फंस जाता है। तो थोड़ा सा सावधान रहें। और जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं डिजिटली अपने फ़ोन को यूज़ करता हूं, लैपटॉप को यूज़ करता हूं, लेकिन आज तक इस तरह का मेरे साथ नहीं हुआ। हम लोग बड़े केयरफुल रहते हैं, मैं और मेरी वाइफ। अगर जैसे हम कोई क्रेडिट कार्ड हमारा यूज़ कर रहे हैं, उसकी ट्रांजैक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो ये नहीं कि सारी बातें एक ही फ़ोन कॉल में एक दूसरे को बता दी। एक बार बात बताई, फ़ोन पे मैंने कार्ड नंबर बताया, एक्सपायरी डेट बताई, अब वो पीछे सीवीवी नंबर रहता है तो फ़ोन को डिस्कनेक्ट करके दोबारा कॉल करके बताया। ओके, तो आप इस तरह की कुछ प्रिकॉशन, आप अलग से मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अलग अगर से आप एक चीज़ व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं तो एक मैसेज ड्रॉप कर, सारी जानकारी एक कॉल में ना दें, सारी जानकारी एक मैसेज में ना दें, उसको ब्रेक कर दें। जैसे आप देखिए क्रेडिट कार्ड ही जब कंपनी भेजती है तो आपको पासवर्ड के साथ क्रेडिट कार्ड नहीं आता है जी। पहले आपके पास क्रेडिट कार्ड आएगा, हफ्ते बाद उसका पासवर्ड आएगा, राइट। सो इस तरह के अगर हम चीज़ों को ब्रेक करें और फ्री की चीज़ों से थोड़ा सावधान रहें तो मेरे को लगता है कि चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। अच्छा, जब हम आपकी इन कहानियों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें महिलाओं के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम्स हुए हैं, और क्या ये एक ख़ास तरीके का ट्रेंड होता है या सबसे इजी टारगेट्स होती हैं महिलाएं? मेरे ख्याल से इजी टारगेट होती हैं, जैसा आपने वल्नरेबल होती हैं, और जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ महिलाओं में ज़्यादा नज़र आती है, तो वो इस क्राइम को अंजाम दे पाते हैं। देखिए, क्रिमिनल का मोटिव जो होता है वो हमेशा बड़ा क्लियर रहता है, और मोटिव के हिसाब से ही पुलिस क्राइम को सॉल्व भी कर पाती है। अगर कोई भी क्रिमिनल अपने मोटिव को छुपा लेता है तो फिर पुलिस को बड़ी दिक्कत होती है सॉल्व करने में। सो हाँ, महिलाएं वल्नरेबल हैं, सिस्टम चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। आजकल CCTVs हैं, आजकल महिलाओं को भी जागरूक किया जाता है, उनको फिजिकल की भी प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। जब आप इस तरह की स्टोरीज़ देखते हैं और इन पर इतना रिसर्च करते हैं, उसको लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको मानसिक एंड साइकोलॉजिक रूप में इम्पैक्ट करती हैं? बिल्कुल इम्पैक्ट करती है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा। आम आदमी की जो धारणा है वो बोलते हैं कलयुग आ गया है, आजकल ज़्यादा क्राइम हो रहा है। मेरे हिसाब से ये बात सत्य नहीं है। आजकल ज़्यादा जागरूकता है, आजकल क्राइम ज़्यादा रिपोर्ट होता है, आजकल क्रिमिनल पकड़े जाते हैं। पहले ज़माने में जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो क्राइम ज़्यादा होते थे, लेकिन उनको कोई पकड़ नहीं पाता था और रिपोर्ट नहीं हो पाते थे, उसका हमारे पास डेटा नहीं है। सो हमको लग जरूर रहा है कि इतने सारे क्राइम हो रहे हैं। अब आप अखबार पढ़ेंगे, हिंदुस्तान की इतनी पॉपुलेशन, अगर फर्स्ट पेज पे 2 क्राइम दिए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया एक बहुत अनसेफ कंट्री हो गया। भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने बड़े शहरों में इतने सारे लोगों में 2 क्राइम हुआ है। लेकिन पहले, कई साल पहले जब रिपोर्टिंग ही नहीं हो पाती थी, तब मेरे को लगता है ज़्यादा
क्राइम होते थे। सर, आप लिखते हैं क्राइम थ्रिलर स्टोरीज़, और ये स्टोरीज़ कहीं ना कहीं समाज के बारे में, सिस्टम के बारे में, उसके फेलियर के बारे में हमें बताती हैं। और ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ थिंग है कि हाँ ठीक है, आदमी आएगा पढ़ेगा, या फिर आप चाहते हैं कि जो लोग पढ़ें उससे ये सबक लें, कुछ सोचें आगे? नहीं, ये किताब लिखने का मेन मोटिव जो है वो ये है कि जो भी आदमी क्राइम करने की सोच रहा है और सोच रहा है कि मैं बहुत प्लानिंग के साथ में परफेक्ट क्राइम करके बच जाऊंगा, वैसे लोगों के लिए मैसेज है कि इसमें 7 परफेक्ट क्राइम हैं जिनको पुलिस ने देर सवेर सॉल्व कर दिया है टेक्नोलॉजी की वजह से। आज वो ज़माना आ गया है कि कोई अगर आदमी सोचता है कि मैं क्राइम करके बच जाऊंगा, हो सकता है वो बच जाए आज, लेकिन 1 महीने बाद या 1 साल बाद या 10 साल बाद टेक्नोलॉजी अगर आज अवेलेबल नहीं है तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस ज़रूर हो जाएगी कि वो पकड़ा जाएगा। तो ये मैसेज है सबके लिए कि क्राइम के रास्ते पे ना चलें, ये मैसेज है। बिल्कुल सही। अगर आप क्राइम करते हैं तो आज नहीं कल, कभी ना कभी तो आप पकड़े जाएंगे, आप पुलिस से नहीं बच सकते। थैंक यू सर, हम हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसी ट्रू स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है तो डायल 100 एक काबिल तारीफ बहुत शानदार किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। अगले हफ्ते मिलेंगे फिर एक और नई कहानी के साथ, एक और नए शख्स के साथ। थैंक यू।